आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हम लगातार शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के बारे में सुन रहे हैं, NRC और NPR के बारे में सुन रहे हैं। जगह जगह इसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि NRC से पहले NPR होगा, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा। आज जानेंगे इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है और हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है कानून से जुड़ा तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, आज बात करेंगे NPR की। बहुत सुर्खियों में है, खबरों में बना हुआ है, लगातार लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि NRC और NPR है क्या। तो आज हम ये जानते हैं कि NPR और NRC क्या है, क्या ये एक ही है या फिर अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हैं? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। शुक्रिया तरन्नुम, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज रखा है, क्योंकि यही टॉपिक इस वक्त जो है वो बर्निंग टॉपिक है और लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, कि सरकार क्या चाहती है और आपको क्या देना है। पहली बात तो ये कि सिंपल ये समझ लें, जो भी हमारे बालिग हैं वो ये बात समझते होंगे कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है जी। क्या सेंसस और NPR या NCR एक ही चीज़ है? तो पहली बात तो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेंसस और NPR या NCR से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सेंसस जो होता था वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है जो NCR या NPR में मांगा जा रहा है। NPR का जिक्र कहीं सेंसस एक्ट में नहीं है। पहली मर्तबा NPR का जिक्र जो आया है वो 2003 में, यानी कि वाजपेयी साहब के ज़माने में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है जी। और सिटीजनशिप रूल बना है, उसमें NPR का जिक्र आया है। अच्छा। तो NPR का जो जिक्र है वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत है, जबकि जो सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, जिसमें कि पॉपुलेशन के बारे में पता लगाया जाता है कि इस देश का पॉपुलेशन कितना है, वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है। इससे पहले हम एक चीज़ और बता दें कि आम तौर पर यह देखा जाता है कि, और कही जाती है ये बात कि क्या देश का पॉपुलेशन का एक रजिस्टर नहीं होना चाहिए? इस संबंध में ये बताएं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो मालूमात हासिल की जा रही हैं, वो कैसा होना चाहिए जी। और एक बात और बता दें कि ये जहाँ तक सेंसस का मसला है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से 1872 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ। जो कि 1881 में जो है कंप्लीट पूरे हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। फिर एक डिटेल सेंसस जो है वो 1903 में हुआ था और उसमें जो है रिलीजियस बेस भी इंफॉर्मेशन मांगा गया था। अच्छा। और तमाम जो भी ये लीगल अवेयर से जो जानकारी रखते हैं या जो हिस्टोरिकल चीज़ों को फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं, उनका ये कहना है कि जो पार्टीशन का देश का एक जो मूवमेंट चला वो इस जो रिलीजियस सेंसस हुआ था उसके बाद ही चला था। अच्छा। क्योंकि उसके बाद ये पता चल गया था लोगों को कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो जिसकी जितनी पॉपुलेशन है मजहबी तौर पे, उस हिसाब से वो हिस्सेदारी की बात जो है उस जमाने के पॉलिटिशियन करने लगे थे, जो कि अल्टीमेटली टर्मिनेट हुआ टू नेशन थ्योरी में। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जहाँ तक बात है NPR और NCR में क्या ताल्लुक़ है, तो ताल्लुक़ तो क्लियर हो जा रहा है। अगर आप 2003 में जो रूल्स बना है, उस रूल्स में अगर आप रूल 3 सब क्लास 4 या रूल 4 सब क्लास 3 पढ़ें तो ये क्लियर बात आ जाती है कि किस तरह से दोनों में बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनका चोली दामन का इनका साथ है, इनका ताल्लुक है। यानी हम ये कह सकते हैं बगैर इसके कि बगैर NPR के NRC मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि पहले NPR होगा जी। अब सवाल ये पैदा है कि लोग कहेंगे कि 2010 में तो NPR हुआ था, उसका क्या असर पड़ा था? तो जो 2010 में NPR हुआ था उसमें जो है सिर्फ 15 आपसे पॉइंट्स पूछे गए थे, 15 इंफॉर्मेशन मांगे गए थे
जो कि अब जो है 8 उसमें और जोड़ दिया गया है, जो कि अब 21 हो गया है जी। और 21 में भी इस किस्म के इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं। जैसे सपोज ये कर लीजिए कि ये मांगा जा रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। जी। यहां तक तो बात सही है, कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, उसको देना चाहिए। अगर कोई गांव में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुआ है, तो उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए भी तरीका निकाला जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम्हारे बाप कहाँ पैदा हुए थे और उनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ क्या है, तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम है जो लोगों को परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल वकील साहब, इसके ताल्लुक से हम आगे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, हम कश्मीर से हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है ये वकील साहब से, हमने 7 फरवरी 1961 को जमीन खरीदी है हमारे डैडी ने। तो तब से आज तक वो बंद था। अच्छा। कि हमारा बाग चारों साइड से बंद है, तार बंदी हुई है उसकी। तो जो जिससे हमने जमीन खरीदी थी हमारे डैडी ने जी, उनका बेटा आज हमें कह रहा है कि मुझे वहां से आप रास्ता दे दो। रास्ता वहां से नहीं था, हमने लैंड ली है कि हमने कोर्ट थ्रू उस लैंड की रजिस्ट्रेशन की है। जी। फिर अब जो यहाँ हमारे यहाँ की कश्मीर की जो हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब है, उन्होंने ऑर्डर उनको दिया है कि आप इनको अबूर मरू दे, इंग्रीस एंड इग्रीस इनको दे दो। उन्होंने ये ऑर्डर रिलीज किया खुद ही, जबकि हमने तहसीलदार साहब से कहा था कि ये लैंड हमने बाय ली है, ये लैंड थ्रू रजिस्ट्रेशन हमने कोर्ट से ली है इस जमीन की। जी। तो वहां से उसका रास्ता नहीं था। तो अब हमें वकील साहब से ये पूछना है कि क्या कोर्ट उनको वहां से रास्ता दे सकते हैं, जबकि वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे उस जमीन के लिए। जी। जमीन था। जी, मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कह रही है कि 1961 की जमीन खरीदी हुई है, थ्रू रजिस्ट्री खरीदी हुई है, और जो आप जमीन खरीदी है उसके अंदर जो है किसी किस्म का रास्ता नहीं है, बल्कि उसको आपने बार्ब से यानी कि कटीले इससे जो है आपने उसका घेराबंदी भी कर रखा है। और दूसरे फरीक जिसने बेचा था उसका बेटा ये कह रहा है कि हमें इसके अंदर से रास्ता चाहिए। देखिए, अगर पहले से कोई रास्ता नहीं है तो उसको रास्ता मिलने का हक नहीं है, क्योंकि एक चीज़ होता है ईजमेंट्री राइट। ईजमेंट्री राइट ये होता है कि अगर किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उधर से उसको हवा आ रहा है, पानी आ रहा है, या जाने का उसका रास्ता है, तो उसको नहीं रोका जा सकता है, भले ही वो मालिक हो या ना हो। लेकिन आपका केस आपके बताने के हिसाब से मुख्तलिफ लग रहा है, यानी ये क्लियर लग रहा है कि दूसरा रास्ता है। और अगर उसके बाद भी अगर सब रजिस्ट्रार ने इस किस्म का ऑर्डर किया है कि उसको इनग्रेस दिया जाए उस ज़मीन से जो कि 1961 से खरीदी गई है, तो आप उसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकती हैं कोर्ट में। आपके पास अच्छा ग्राउंड है, आपके रजिस्ट्री में अगर इस किस्म का कोई रास्ता नहीं है, पूरा का पूरा प्लाट आपके पोजीशन में दिया गया है, तो आपका केस अच्छा है। आप फ़ौरन लोकल एडवोकेट से अपने उनको इंगेज कीजिए और फ़ौरन कोर्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि अगर ये आपने ऑर्डर चैलेंज नहीं किया सब रजिस्ट्रार का, तो फिर ये ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? ये एनआरसी के बारे में पूछना था सवाल। जी पूछे। जो कि इनमें अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो उसको क्या करना चाहिए? जी देखिए, इनका जो अभी सरकार का ये कहना है कि हम जो एनपीआर कराएंगे उसमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बस डिक्लेरेशन की जरूरत है। उस डिक्लेरेशन के देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई जो रूल्स में लिखी गई हुई है कि उसको बेस बना के उसमें यह देखा जाएगा कि कौन लोग डाउटफुल सिटीजन हैं। जब डाउटफुल सिटीजन के सामने जिस तरह से कि आसाम में हुआ था, डी लगा दिया गया था, तो फिर उनको जो है सरकार की तरफ से नोटिसेस गए थे कि आप जो हैं इस चीज के मुतालिक अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए। और वो डॉक्यूमेंट जो है जिसका उन्होंने सही समझा, अल्टीमेटली तमाम डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म करके ये देखा जाने लगा था कि क्या इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी इनके वरासत में मिली है कि नहीं, यानी फादर या ग्रैंड फादर की तरफ से कोई लैंडेड प्रॉपर्टी इनको मिली है या नहीं मिली है। इसीलिए ये देखा गया कि तमाम गरीब लोग, जो 19 लाख लोग वहाँ के में जो कि जिनको कि एनआरसी में रखा गया है, अगर उनका आप पूरा ये देखें तो पता ये चले कि आम तौर पे गरीब लोग हैं, एक्सट्रीमली गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो बेसिकली इससे जो अफेक्टेड लोग हो रहे हैं वो गरीब लोग हो रहे हैं।
जो भी मालदार है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो अपने ज़मीन के कागजात अपने बाप दादा के नाम से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके हिसाब से दिखा देंगे, भले ही उनके पास इस वक्त 110 यानी कि 100 गज ही क्यों ना हो जो बाप दादा की तरफ से आई हुई हो, तो वो तो दिखा कर निकल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के नाम से गाँव में अक्सर आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़मींदार नहीं होते हैं, उनके नाम से ज़मीन नहीं होती है, बल्कि वो टिलर होते हैं। हाँ। वो ज़मींदारों के यहाँ काम करते हैं। आज उनका यहाँ घर है तो कल झोपड़ी वहाँ है, परसों जो है उनका यूपी में मड़ई बोलते हैं, डेरा बोलते हैं, फला जगह डाल लिए, कोई अपना घर नहीं होता है। तो उन लोगों को इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार कह चुकी है कि जब NRC का मसला तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कानूनी रास्ता तो ये है कि लोग आए, सुप्रीम कोर्ट तक आए थे आसाम के मसले में। अल्टीमेटली यही डिसीजन हुआ कि कुछ तो डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। हाँ। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाने से नहीं है, हकीकत ये है कि जो ये कागज भरेंगे, जैसे कि जो NPR रजिस्टर भरेंगे, वो आम तौर पे एक बड़े ऑफिसर्स नहीं होंगे। हाँ। जो ये डिसीजन लेगा, जो लोकल रजिस्ट्रार है, जिसको जो डाउटफुल ऑर्डर देगा, तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जज नहीं है कि हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करेगा। और सिटीजनशिप इतना बड़ा राइट है एक इंसान का कि इंसान ये कह देना कि आप जो हैं यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अच्छा, उसका पहले से ये क्लेम नहीं है कि मैं कनाडा का, अमेरिका का, इंग्लैंड का हूँ, तो इसका मतलब कि उसको ये कह रहे हैं कि इस धरती पे आपको रहने का हक नहीं है। सिर्फ देशी की बात नहीं देखी जाए इसमें। ये कह देना, अगर मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हमारे बाप दादा भी हिंदुस्तान के थे, अब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा है, अब उसको हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम डाउटफुल सिटीजन हो, तुमको जो है हम NRC में रखने जा रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्टली ये कहने जा रहे हैं कि तुम्हें इस पृथ्वी पे रहने का हक नहीं है। इसीलिए UN के कई कन्वेंशन ऐसे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी से जो डील करते हैं, उसमें ये बात क्लियर है कि अगर कहीं के सिटीजन्स आपके पास आ गए, आपके पास उनका चाहे रिफ्यूजी स्टेटस हो या आप ये कह रहे हैं कि हमारा सिटीजन्स नहीं है, दूसरी जगह सिटीजन्स है, वो आए हुए हैं, तो उनको आप जेल में नहीं रख सकते हैं। तो जेल का ये क्या बनाया गया कि ठीक है, उसको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, लेकिन फिर उसके आगे प्रोविज़न है कि डिटेंशन सेंटर में आपको क्या क्या फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अब वो फैसिलिटी जो है तमाम देनी पड़ेगी, उनको रहने खाने का, उनके बच्चों के स्कूलिंग का, हॉस्पिटल का, सबका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो NCR में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैनेजमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत इंतजाम की जरूरत पड़ेगी। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैं चंपारण से बोल रहा हूँ। मैं चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार से। सवाल हमारा यही है, हमारा कहने का मतलब है जिनके पास जमीन नहीं है वो बेचारे, जैसे सरकारी जैसे गरमजरुआ जमीन एक बोलते हैं बिहार में, कोई जैसे कोई जमीन रजिस्ट्री नहीं है, बाप दादे का किसी नाम पे नहीं है, बाप का समझिए नाम है जी, बाकी समझिए जमीन नहीं है, उनको फिर क्या इलाज है? मैं बता तो रहा हूँ, आखिर में ये NRC के खिलाफ जो इतना ज्यादा हंगामा है उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि गरीब लोगों को अल्टीमेटली ये डिक्लेयर करना है कि वो, उनको स्टेटलेस डिक्लेयर करना है, उनको ये कहना है कि आप सिटीजन नहीं है। सिटीजन नहीं है तो इसका मतलब आपका वोट का हक नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर इसका पूरा रिजल्ट देखा जाए तो वो ये होगा कि गरीबों से उनका वोट लेने का अधिकार छीन लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली छीन जाएगा। इसीलिए इसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? हजरत, हमारा सवाल ये है कि वकील साहब से जी, ये जो आधार कार्ड निकाला गया पूरे इंडिया के अंदर, इसमें कहा गया कि जो भी जिसके पास भी आधार कार्ड हो उसको किसी किस्म की और रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। आधार कार्ड हर चीज में आप दरकार आएगा। अचानक MRP जो है 48 से चला आ रहा है, अचानक इसको पार्लियामेंट में लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्या थी? NPR भी लाया जी, इसमें लोगों को परेशानी हुई,
क्या जरूरत थी भाजपा सरकार को इसको उठाना और मुल्क में तफरुक पैदा करने की? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है और उसका जवाब क्लियर यही है कि जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह से आज का देश का मेजॉरिटी सोचता है। इसीलिए मेजॉरिटी जो है वो रोड पर है, वो यही कह रहा है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। ख़ास तौर से ऐसे सिचुएशन में जब एक आदमी को, एक अपने सिटीजन्स को इसलिए स्टेटलेस कर दिया जाए कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आधार कार्ड की आपने बात की है, जब आधार कार्ड बना था तो यही कहा गया था कि कंपल्सरी है और उसको हर चीज़ से लिंक किया गया था। आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया गया था, आपके पासपोर्ट से लिंक किया गया था और हर तरह से इसको ऐसा लिंक किया गया था कि जैसे आपका पूरा जो है आपके मुतालिक जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है वो आपके आधार कार्ड को आप खोलिए वहाँ से मिल सकता था। तो जब ये चीज़ आ गया था तो फिर उसके बाद ये एनआरसी लाने की क्या ज़रूरत है, और एनआरसी में ख़ास तौर से ये कहना है कि वहाँ आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं है, राशन कार्ड की कोई अहमियत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई अहमियत नहीं है, बिजली का बिल है, अगर पानी का बिल है उसका कोई अहमियत नहीं है, न उसको माना जाएगा और न ही आपका जो है अगर आप इनकम टैक्स पे हैं तो आपका पैन कार्ड का भी वहाँ अहमियत नहीं है। तो फिर वहाँ मांग क्या रहे हैं, उसको क्या आप छोड़ रहे हैं उन कलरकों पे जो कि आपके घर में जाकर आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उनके पास अकल कितनी है, दिमाग कितनी है, हम उनकी ईमानदारी पर हम किस तरह से भरोसा करें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के मुतालिक जो है फिर आगे जाके हमें डी वोटर्स न किया जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसीलिए जो है आप ही को नहीं, इसके मुतालिक हर वो इंडियन सिटीजन्स जो कि थोड़ा बहुत भी सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो सवाल उसके कर रहा दिमाग है। में ये सवाल है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? ये टीवी में प्रोग्राम चल रहा ना, वो वकील साहब से बात करना था। जी हाँ, बिल्कुल, बताएं। सवाल कीजिए, पूछना क्या है आपको? वो एक जमीन लिए थे मैडम हम लोग 1992 में। वो एक वहाँ क्या बोलते हैं गुंडा एक पूरा कब्जा कर लिया था वो वेंचर। अच्छा। तो उसमें वो तो एनकाउंटर में मारा गया, वो नईमुद्दीन पहलवान बोल के था ना, फोन गिर का अपना हैदराबाद। अभी मसला क्या बोले तो दूसरे लोग फिर कब्जा करे, बोले तो उससे हम लोग खरीदे, अभी तुम लोग का कुछ भी नहीं है ऐसा बोल के हम लोग को हकाल रहे हैं। अच्छा। ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस में वहाँ पे हम लोग का केस चल रहा 3 साल से। तो रजिस्ट्रेशन कराए तो जगह है मैडम, हम पूरे पेपर अपने पास ही है जी। हम किसी को बेचे नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती कब्जा किए हुआ लोग। तो जमीन आप लोगों को देखिए, सवाल ये पैदा, हाँ मैं आपका समझ गया कि आपने एक ज़मीन खरीदी जिसको में कि आपके बताने के हिसाब से रजिस्ट्री तो आपके नाम से हो गई थी, लेकिन कब्ज़ा आपके पास नहीं था। कब्ज़ा जो है वो इलाके के गुंडे के पास था। एक गुंडा जो है वो अब नहीं रहा दुनिया में, तो उसके जगह पे बाकी दूसरे लोगों ने भी कब्ज़ा कर लिया है। आप उस रजिस्ट्री के बेसिस पे आप जाइए और कोर्ट में जैसे बता रहे हैं कलेक्टर के पास केस चल रहा है, तो कलेक्टर के पास केस जो है वो 145 CRPC के तहत चल रहा होगा, ताकि ये देखा जाए कि पोजीशन में कौन है। तो वहाँ पर आप प्रूफ कीजिए। उसके अलावा आप सिविल कोर्ट में भी जाइए, आप सिविल कोर्ट में जाकर बताइए कि ये रजिस्ट्री हमारे नाम से, इन लोगों को इंटरफेरेंस या इन लोगों के पोजीशन से हटाया जाए। जी, इस तरह का आप केस बनता है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल यह है, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ कि ये जो दलाई लामा जी के साथ जो तिब्बतियन यहाँ पर आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने अपने घर भी बना लिए हैं, बहुत अरसा हो गया उनको, 50-60-70 साल हो गए लगभग यहाँ पर रहते हुए। तो क्या ये इन लोगों को वोट डालने का और ये इस कानून के तहत CAA के तहत मिल जाएगा या NPR में इनको लिया जा सकता है? दूसरा ये है कि कुछ हमारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर से आकर के यहाँ पर सेटल हो गए हैं, तो क्या वो वापस अपने घर जा सकते हैं और उनको भी, या वो अगर यहीं पर रहना चाहते हैं तो क्या उनको भी CAA का और NPR का फायदा मिलेगा? देखिए, पहले मैं आपका हिमाचल प्रदेश दलाई लामा के मुतालिक बता रहे हैं कि ऑलरेडी जब ये CAA का अमेंडमेंट ये 2019 में जो लाया गया, उसमें ये बात कही गई थी और ये बात बहुत अच्छी होती कि तमाम पड़ोसी मुल्क को ले लेते। जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनमें जो भी माइनॉरिटीज़ हैं
उनके साथ अगर ज्यादती हो रही है, जिसमें कि तिब्बतन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और अच्छे खासी तादाद में यहाँ पे रह रहे हैं, उनका कोई पूरी दुनिया में पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा तो ये हुआ होता कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट में उनको भी ले लिए होते कि वो भी जो इतने दिनों से लेकिन उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र भी नहीं है। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्शन है कि ये सरासर उनके साथ ज्यादती है। दूसरी जो बात आपने कही है, पूछा था जो कश्मीरी पंडित है वो है तो हिंदुस्तान के ही। हाँ, तो देखिए जहां तक कश्मीरी पंडित का मसला है, चाहे वो कश्मीर में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, जब कश्मीर में रह रहे थे तब भी इंडियन सिटीजन थे और जब दिल्ली में आ गए हैं तब भी इंडियन सिटीजन है। तो उनको ऑलरेडी जो है ये हक है वोट देने का। अब ये कि उनको वहां पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देखिए आदमी की जिंदगी जो है बहुत प्यारी होती है। कौन अपने लाइफ को स्टेक पे लगा के वहां पे जाए। अब यहीं पर सरकार आती है पिक्चर में। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए ऐसा कंडीसिव माहौल अगर वो वापस जाना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं, तो उन्हें वापस बसाया जाए, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, चाहे इससे पहले वाली सरकार हो या ये सरकार हो। ये सिर्फ प्रोपगंडा करते हैं, मतलब कहते हैं ना ग्राउंड पे कुछ काम करने की जो बात है वो कतई नहीं कर रहे हैं। यही अफसोस है कि सरकार चिल्ला रही है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ परेशानी हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ परेशानी हुई। तो भाई कश्मीरी पंडितों को, जिनको कि उनके ज़मीन से बेदखल किया गया है, जिनको कि वहाँ से ज़बरदस्ती टेररिज्म करके उनको वहाँ से भगाया गया है, तो सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है जाकर उनको बसाया जाए और सिर्फ बसाया ही नहीं जाए बल्कि फ्यूचर में उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और अब जबकि 370 धारा जो है वो ख़त्म हो चुका है और कश्मीर स्टेट ने रह के यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया हो गया है, तो इसमें तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। जी, मुझे वकील साहब से ये जानना था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, क्या ये अप्लाई होते हैं फॉरेनर्स पे भी? अगर उन पे अप्लाई होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रहती है सीए की? तो ये फंडामेंटल नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो केशवानंद भारती में आई? हाँ, देखिए फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में बहुत ही थिन लाइन है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स उसी को अवेलेबल है जो कि इंडियन सिटीजन है। लेकिन अगर हमारे कोर्ट के डिसीजन को लिया जाए तो ये आगे चलकर हो जाता है कि चाहे वो कहीं का सिटीजन हो, अगर वो ह्यूमन है, अगर वो इंसान है, तो उसको वही हुकूक मिलना चाहिए जो कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन को देता है। तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में अब बहुत ज़्यादा मतलब कि तफरीक नहीं रहा। तकरीबन जो है जब डील कर रही है हमारी कोर्ट तो बराबर कर रही है। इसीलिए जो हमारे फॉरेनर हैं, अगर उनके यहाँ पर कोई सिविल लिबर्टी पर आघात होता है या किसी किस्म की उनके साथ ज्यादती होती है तो वो भी जो है फंडामेंटल राइट्स अवेल करते हैं और कोर्ट दे रही है। बिल्कुल, अगर इसको हम इस तरह से समझे, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो कसाब था उसको भी हमने वकील दिया था। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हाँ, वकील चूंकि यहाँ के हर सिटीजन्स को यह हक है कि उसको अगर उसके ऊपर कोई केस हो रहा है तो उसका ट्रायल जो है फेयर हो। हाँ। और अगर उसके पास अपनी शक्ति नहीं हो किसी एडवोकेट को करने का, हाँ। तो ये लीगल अथॉरिटी जो है ये उसकी जिम्मेदारी है लीगल एड कमेटी का कि उसको एडवोकेट दे। तो वो पाकिस्तानी सिटीजन था लेकिन क्या उसको दिया नहीं गया? उसको दिया गया, क्योंकि उसको भी ये राइट तस्लीम किया हमने कि उसको भी हक है कि अपने केस को जो है एक एडवोकेट के जरिए डिफेंड करे, अपने आप को डिफेंड करे। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैडम, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से। जी। ये एनआरसी एनआरपी वगैरह जो है ना बेटे, उससे माइंड जैसा हमारा पीस ऑफ माइंड है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1947 है। मेरे पास 53 का प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट है, मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट है, एचएससी का सर्टिफिकेट है। और मेरे बच्चों के पास अल्लाह आपको अच्छा रखे डेट ऑफ बर्थ है। मेरे फादर का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनका रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिल रहा। रोजाना पेपर में एक एक देते जा रहे हैं, उससे दिमागी तवाज़ुन नहीं होते जा रहा। लोग बोल रहे कुछ भी नहीं मिला तो जैसे बाहर कर देते, ये कर देते, सुकून हराम हो गया। मेरे पास 53 से प्राइमरी स्कूल है, 57 तक है, उसके बाद जी आपका समझ गया, मैं सवाल समझ गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ 47 है, 53 से आपके साथ स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह है, और ये कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन ये उनके फादर का कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन ये एनआरसी वगैरह आने से जो है आपका दिमागी सुकून जो है छिन गया है।
पहली तो बात तो यह आपसे गुजारिश ये है कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और ये कि अगर सरकार की तरफ से कोई चीज़ लाई हुई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी कि मूल सिद्धांत के अगर खिलाफ जा रहा है तो उसके खिलाफ आप फाइट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जहनी तौर पर आप बेचैन नहीं हुई, इसके खिलाफ आप फाइट कीजिए, और बाकी लोग भी फाइट कर रहे हैं, आप भी फाइट कीजिए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जब देखा कि लोगों का मूड जो है, मेजॉरिटी का मूड इसके फेवर में नहीं है, तो सरकार ने भी ये बात कही है कि हम एनपीआर ही करेंगे। एनपीआर 2010 में भी हुआ था। अब सिर्फ आगे का डिमांड ये है कि एनपीआर करना है, एनपीआर हो, लेकिन उसमें जो 8 एडिशनल जो ये मांगे जा रहे हैं उसमें ये भी है कि अपने माँ बाप का प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो उसको अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो जो 10 में जो एनपीआर हुआ था, अगर उसी बेसिस पर एनपीआर हो, और सरकार आगे अब कह रही है, सरकार के मिनिस्टर्स के इंपॉर्टेंट लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, तो इसको वेलकम करना चाहिए और ज़्यादा परेशान नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप आके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप अपना इसका मुतल्लिक जो है अपना प्रोटेस्ट को लॉन्च कीजिए, क्योंकि आपको ये हक है। बिल्कुल, और इसमें ज़्यादा फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मैडम मेरी है ना शादी 2005 में हुई है जी। तो मेरी जो बीवी है वो गैर मुस्लिम थी। अभी मेरे पास जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, एफिडेविट, निकाहनामा वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैंने नगर पालिका में उसको रजिस्टर नहीं करवाया। रजिस्टर्ड तो आपने नहीं करवाया जी। उसके बारे में जी वकील साहब, इनके आप जानना क्या चाहते हैं? जी, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, एफिडेविट, निकाहनामा तो वगैरह। आप जानना क्या चाहते हैं? जी, जानना ही चाहता हूँ कि अगर समझो कुछ जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम आया कभी फ्यूचर में। नहीं, देखिए, शादी आपका चाहे मंडप में फेरे से लिया जाए, या निकाह के जरिए कराया जाए, या चर्च में कराया जाए, या कोर्ट में कराया जाए, कानून उसको जो है शादी मानता है। अब सवाल ये पैदा कि आपने कहा कि आपकी बीवी गैर मुस्लिम है और निकाह हुआ है, तो लाजमी है कि जब गैर मुस्लिम है तो पहले मुस्लिम हुई होगी, उसके बाद ही आपकी शादी हुई होगी। तो वो मुस्लिम का एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपके पास होगा या आपकी बीवी के पास होगा। उसके बेसिस पर फिर जो है काजी ने निकाह किया होगा, क्योंकि निकाह 2 मुस्लिम के बीच में हो सकता है। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है फेरे 2 हिंदूज़ के बीच में हो सकता है, एक हिंदूज़ और एक मुस्लिम के बीच में फेरा नहीं हो सकता है। उसी तरह से निकाह भी एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में नहीं हो सकता है, दोनों का मुस्लिम होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जहाँ तक कानूनी बात है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक कि बीवी आपसे न कहे कि नहीं हमें जो है गलत तौर पे कन्वर्जन कराया गया था, गलत तौर पे निकाह किया गया था, जब तक वो कह रही है कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से निकाह की है, अपनी मर्जी से मैंने कन्वर्जन किया है, तब तक आपके पास कोई परेशानी नहीं है, ना उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। जी, इस दौरान एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल? जी हाँ, मैं लाइन पे हूँ। जी, बताएं क्या सवाल है? बताएं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा हेलो, देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। मेरा सवाल है, देखिए अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। मैं पैदा हुआ, मेरा सवाल है, मैं 1969 में पैदा हुआ था। जी, सवाल पूरा करें। एक मिनट हुआ मैडम। जी, सवाल पूरा करें। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1969 है, और मेरे बच्चे एक पैदा हुआ है 2003 में और 2004 में और 2011 में, और सब सही है। और डैडी का 39 में डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरा इतना, अगर कभी आगे कुछ वेरिफिकेशन हुआ तो मेरा इतना काफी है। देखिए, ये बिल्कुल काफ़ी है, और इतना काफ़ी है, इतना ही बल्कि काफ़ी है कि आप इस देश में पैदा हुए हैं जी। लेकिन जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल इशू बन जा रहा है। अदरवाइज अगर कोई कहीं पर पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका हक बन जाता है, क्योंकि अगर कहीं वो पैदा हुआ है तो पैदा होने में उसका अपना कोई अमल नहीं है, उसका अपना कोई दखल नहीं है। बिल्कुल। तो ये नेचुरल लॉ है, और आप जहां पैदा होते हैं वहां के सिटीजन हो जाते हैं। हाँ, ये नेचुरल लॉ है, क्योंकि ये धरती जो है वो सबका है, और जो भी इस धरती पर पैदा हो गया तो उस बच्चे का पैदाइशी हक हो गया जहां पर पैदा हुआ है वहां पर उसे रहने का। अब अगर कोई इसके अलावा कर रहा है
तो वो नाजायज़ है। इसीलिए लोग जो है रोड पर हैं, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में नहीं है कि वो किस माँ के ज़रिए पैदा हो दुनिया में आए, और जब वो पैदा हो रहा था तो उसकी माँ कहाँ थी। सपोज़ के लिए कोई हिंदुस्तानी माँ है और वो उस वक्त अमेरिका में गई हुई है, वहाँ पर बच्चा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो अमेरिका का सिटीज़न हो जाता है। उसमें कोई ये नहीं कहता है कि आपकी माँ चूंकि उस जमाने में इंडिया की थी या भारतीय थी इसलिए आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पैदा होने में उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और जो भी इस यहाँ पैदा हो गया तो उसके धरती पे जिंदा रहने का, जिंदा रहना विद डिग्निटी, उसको यह हक हो गया। तो इसलिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच अगर बनाई जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए, और यही कानून भी कहता है इंटरनेशनल कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिक जो है इस धरती पर उसका हक हो जाता है। और अगर 2 देश या 4 देश इस किस्म का कानून बना रहे हैं कि नहीं हम इनको चैन से नहीं रहने देंगे, तो वो कानून अपने आप में इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब कोई कानून जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो कानून नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून जो बनता है वो इंसान के फलाह व बहबूद के लिए बनता है, वेलफेयर के लिए बनता है, इस चीज़ के लिए बनता है कि दुनिया में दंगा ना हो, इस चीज़ के लिए बनता है कि एक दूसरे का लोग हक ना मारें। और यहाँ पर ऐसा अगर कानून बना दिया जाए कि एक आदमी को इस ज़मीन पर रहने का हक ही उससे छीन लिया जाए, तो इससे ज़्यादा इनह्यूमन क्या हो सकता है। तो कोई भी दुनिया में ऐसा कानून बन रहा है जो कि किसी भी इंसान को इस ज़मीन पे रहने का, यानी कि कोई कह रहा है कि आप इंग्लैंड में नहीं रह सकते हैं, आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं लेकिन नहीं रह सकते हैं, तो क्या कहना है। अब वो कह रहा है कि नहीं मैं इंग्लैंड का हूँ, तो उससे क्या कहना है आपको। अल्टीमेटली ये कह रहे हैं उससे कि आपको इस धरती पर रहने का हक नहीं है। धरती पर रहने का हक ख़त्म करने का आपको किसने राइट दिया है, कहाँ से आप ये राइट लेकर आए हैं। इसीलिए जो भी का अमेंडमेंट हो, जो भी चीज़ें बने पूरी दुनिया में, जो भी देश हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंसान का हक है कि इस धरती पर अगर उसको ईश्वर ने, अल्लाह ने पैदा किया है तो उस धरती पर उसका हक हो गया। जी वकील साहब, NPR और NRC से जुड़ी बातें आगे और भी करेंगे। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। बेटे मैं अभी जो बात कर रहा था वो मेरे को वकील साहब समझ में नहीं आया। बेटे मेरी डेट ऑफ बर्थ 47 है, मेरे पास प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट 54 से लेके HSC तक है, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसका भी सर्टिफिकेट है। मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 83 से लेके 89 तक पूरे। ये मैं आपका सवाल समझ गया था। मेरा ये कहना है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये बता रहे हैं कि आप जो हैं यहाँ पर पैदा हुए हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर रिक्वायर्ड होता है कि प्राइमरी आपने स्कूल कहाँ से किया है, हाई स्कूल कहाँ से किया है, सब आपके पास है। और जहाँ तक ऑर्डिनरी तौर पे परमेफिसाई आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आपके पास आधार भी होगा, राशन कार्ड भी होगा, बिजली का बिल भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी आपके पास। ये सब जो है परमेफिसाई जो है वो ये बताती हैं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आप हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं। मसला ये है कि जो कन्फ्यूज़न आगे पैदा हो रहा है कि जब ये कह दिया जा रहा है कि ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहीं पर मसला हो जा रहा है। लेकिन अब सरकार ये बात कह रही है, सरकार ये बात कह रही है कि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, तो उसमें आपको किसी किस्म की घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है सरकार से के सामने बात रख रहे हैं, और सरकार जो है कभी भी अपने सिटीजन्स की दुश्मन नहीं होती है। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल उतार चढ़ाव में कोई दाव खेल जाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि हमारे ज़्यादातर सिटीजन्स इससे परेशान हो रहे हैं तो सरकार कोई रास्ता निकालती है। सरकार का काम सिटीजन्स को परेशान करना नहीं है। और कतई जब से एजुटेशन वगैरह चल रहे हैं उसके बाद जब सरकार के समझ में आया है कि मेजॉरिटी जो है इन सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास है नहीं या देने के खिलाफ हैं, तो सरकार ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये सभी आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने बताया है वो सभी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए जो है ये सब काम आएंगे। जी वकील साहब, जिस तरह से इनका सवाल था सर्टिफिकेट्स को लेकर के, वैसे ही कुछ और लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि किसी एक सर्टिफिकेट में, किसी एक डॉक्यूमेंट में उनका कुछ नाम है, दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, या फिर स्पेलिंग में फ़र्क है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है?
देखिए, कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती है कि बहुत सिंपल कि नोटों के डिफरेंट कलर क्यों किए जाते हैं, या पैसे जो है एक पैसा अलग होता है, दूसरे पैसे का डिजाइन तीसरा होता, तीसरे 3 पैसे का डिजाइन दूसरा होता था, 10 पैसे का दूसरा। क्योंकि इस बात को लेकर चला जाता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग, एक अच्छी अक्सरियत ऐसे लोगों की है, तादाद ऐसे लोगों की है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। वो चीज़ों का डिज़ाइन वगैरह देखकर ही ये समझते हैं कि क्या कहते हैं कि उस चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस वक्त जो चीज़ें की जा रही हैं उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारे देश में ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे जिसको लैंडलेस बोला जाता है। अच्छा, जो प्रोग्राम बनाया जाता है, सपोज के लिए कि एनपीआर ही हो रहा है, अगर एनपीआर अगर कोई आगे का देश के जनता के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो जैसे उसमें ये इंफॉर्मेशन अगर मांगा जाए कि आपके सालाना इनकम क्या है, बहुत अच्छी बात है। ये कि आप जो है बीपीएल कार्ड ओनर हैं, होल्डर हैं या नहीं हैं, आपके घर में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने नहीं हैं, तो उस हिसाब से, और ये कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उससे ये जाहिर होता कि हाँ साहब, किस किस्म के लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं और कितने लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं, किस स्टेट। लेकिन अगर किसी कोई है जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें नाम अलग अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो क्या करे, उसको सही करवाए, क्या करे? देखिए, यही जो खतरा मेन जिसको मैंने कहा कि बहुत छोटे ऑफिसर, बहुत छोटे लोग जो हैं इस चीज को स्क्रूटनाइज करेंगे या वेरीफाई करेंगे एनपीआर के बाद कि आप डी वोटर में आपको डाला जाए या डाउटफुल सिटीजन ऑफ किया जाएगा। वो उनके पास न उतनी अकल है, न उतनी उनके पास एजुकेशन है, और न ही उनसे हम ईमानदारी की तवक्का कर सकते हैं। क्योंकि जब आदमी कम तनख्वाह वाला होता है या उसकी अगर माली हालत बहुत सही नहीं होती है तो उसको मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यह है कि गरीब जो है एक यहाँ से वहाँ तक दौड़ता रहेगा। वो तो बेचारा ये भी नहीं जानता है, अभी तो अक्सर मतलब कि अच्छी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि किसी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाते हैं। अब उनको जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे कि चलो तुम्हें फला चीज दिलवा दे रहा हूँ, तुम्हें ये करवा दे रहा हूँ। तो एक अच्छा खासा गरीबों की परेशानी की एक वजह बन रही है। इसलिए सरकार को इस मसले में सोचना चाहिए, सरकार सोच रही है। बिल्कुल, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इससे फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा। इसलिए देखिए, नाम जैसे सपोज मुसलमानों का है, या कहीं कहीं ये लिखे कि श्री, कहीं SHRI लिखते हैं, कहीं SHREE लिखते हैं, इसी तरह से कहीं मोहम्मदपुरा लिखते हैं, कहीं MOHD लिख देते हैं, कहीं MD लिख देते हैं। अब कोई कहे कि साहब आपके नाम के आगे जो आपने मोहम्मद लिखा है वो तो पूरा अपना मोहम्मद, और इस बेसिस ऐसा देखा गया है। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि आसाम में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इस बेसिस पे लोगों को बाहर किया गया कि उनके फादर के नाम के आगे जो सरनेम है, जैसे चौधरी लिखने वाले कहीं DURI लिखते हैं, कहीं DARY लिखते हैं। तो उसमें जो है अक्सर ये देखा गया है कि इस बेना पर ही मैंने बताया ना कि बहुत छोटा ऑफिसर ये तय करेगा कि आपको इस देश में रहने का हक है या नहीं है। वकील साहब और भी बात करेंगे, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारे दादा का नाम से डिमांड रनिंग कर रहा है जी, उसमें से किसी को कुछ जो है डिसमिल जो है वो दूसरे के नाम से राजस्व कर्मचारी 2009 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? जी, उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि रजिस्ट्रार जो तहसीलदार ऑफिस में आप कांटेक्ट कीजिए। आप वहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर अगर फला ग्रैंडफादर हैं तो उनके जगह पे जो लड़के AB हैं वो AB ना होकर जो है MN हो गए हैं, तो इसको दुरुस्त किया जाए। तो उसके लिए जो है जिन लोगों का नाम आया है उनको जो है तहसीलदार नोटिस भेजेगा और ये पूछेगा कि यहाँ पर जो आपका नाम है वो कैसे है। गांव में अक्सर हो जा रहा है, सपोज के लिए कि एक मिस्टर सुखीराम है, गांव में 3 सुखीराम हैं, अब तीनों सुखीराम के डिफरेंट लड़के हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा सुखीराम मर गए, तो सुखीराम मर गए तो उनके लड़कों का नाम चढ़ा दिए गए। तो पता चला कि जो सुखीराम मरे हैं उनके लड़कों का नाम न चढ़ के जो दूसरे सुखीराम जिंदा हैं उनके लड़कों का नाम चढ़ गया। तो अक्सर ऐसी बात देखने को आ रही है। तो इसमें सिंपल यह है कि आप रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, जिनका नाम चढ़ा है उनको जो हो नोटिस देगा, उनको बुलाएगा और ये पूछेगा कि ये जो सुखीराम जिनका इंतकाल हुआ था क्या आप उनके लड़के हैं या वो सुखीराम जो कि दूसरे वाले हैं उनकी आप लोग लड़के हैं। अगर वो
प्रूफ कर, अगर वो आकर अपने से मान जा रहे हैं, ऑल राइट, उनका नाम हट जाएगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर वही आपको कुटुंब रजिस्टर वगैरह का सहारा लेकर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सुखीराम जो जिनका इंतकाल हुआ है, जिनके नाम से ये ज़मीन थी, उस सुखीराम के लड़के ये हैं, क ख ग, इस तरह से करके आ जाए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा यही है, जैसे हमारा बाप आके 50-60 साल से आके इंडिया में रहते हैं, नेपाल के हम रहने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे लिए क्या सुविधा है? हमारा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना यहाँ से? जी, ये हमारा जमीन आप नेपाल से हैं? देखिए, एक बात आपको बहुत क्लियर बता दें कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में, इससे पहले भी सरकार को ये हक, ये सरकार के पास ये राइट था कि वो जिसको चाहे वो सिटीजनशिप दे, जिसको चाहे वो न दे। सिर्फ कंडीशन ये होता था कि कभी अभी 10 साल था, कभी 11 साल था, कभी 7 साल था, और एक पर्टिकुलर डेट था कि उस डेट तक जो आया है उनका सिटीजनशिप सरकार जो है वो कंसिडर कर सकती है। तो जो लोग नेपाल से आए हैं उसमें बहुत से लोगों को सिटीजनशिप दी गई है और बहुत से लोगों को नहीं दी गई है। इस सिटीजनशिप जो एक्ट जो CAA में जो अमेंडमेंट होकर आया है उसमें नेपाल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप सिटीजनशिप के लिए सेक्शन 5 होता है सिटीजनशिप एक्ट में, किसी एडवोकेट को कीजिए, चूंकि ये काम मैं बहुत कर चुका हूँ। अब बहुत ऐसे लोगों को जो जिनके पास सिटीजनशिप नहीं था उनका सिटीजनशिप हम एक्वायर कर चुके हैं। उसको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इस तरह का नाम दिया जाता है, प्रावधान है हमारे सिटीजनशिप एक्ट में। तो आप इतने दिनों से रह रहे हैं, आप ये दिखाइए कि आपको हिंदुस्तान में आना क्यों पड़ा। इसलिए कि वहाँ पर आपको प्रोसिक्यूशन हो रहा था और अब यहाँ पर आप इतने दिनों से रह रहे हैं, इसलिए सरकार आपको सिटीजनशिप प्रदान करे। आप इस सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट हुआ है उससे आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। जी वकील साहब, जैसे आपने सिटीजनशिप एक्ट का यहाँ पर जिक्र किया, ये सवाल बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्ट सिटीजनशिप लेने के लिए पहले से था, तो फिर CAA बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई इसकी ज़रूरत थी या इससे क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है, अगर पूरा इस इवेंट्स को देखें आप तो आसाम में जो है NRC कराया गया और वो 84 के जो राजीव गांधी और वहाँ असम ऑल असम गण स्टूडेंट्स यूनियन या असम गण परिषद के साथ जो हुआ, उसको उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रावधान लाया गया। अब उस प्रावधान में ये देखा गया कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कभी कभी अपनी पार्टीज का इंटरेस्ट जो है, अपने वोट बैंक का इंटरेस्ट जो है, वो देश के इंटरेस्ट से ऊपर रख लेती हैं। अब वही गड़बड़ होता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये देखा गया कि भाई इसको करा लें, और वो पार्टीज जिसके दिमाग में ये है कि मुसलमान उसको वोट देते हैं, और वो पार्टी जिसके दिमाग में ये है कि मुसलमान उसको वोट नहीं देते हैं, तो उसमें ये हुआ कि भाई जब अल्टीमेटली रिजल्ट आया तो पता चला कि 19 लाख लोगों को सिटीजनशिप से ख़त्म कर दिया गया, और ये हुआ कि वो NRC में नहीं आए। तो उनके लिए उसमें ये देखा गया कि सब मिला के उस 19 लाख में मुस्लिम जो हैं वो अपने पॉपुलेशन के रेशियो से ही हैं, उनका रेशियो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर 32-33% मुस्लिम्स हैं। उसी हिसाब से 19 लाख में 14 या 15 लाख जो है गैर मुस्लिम आ गए, और 5 लाख के करीब जो है मुस्लिम आ गए। उसी पॉपुलेशन का भी रेशियो यही है तकरीबन, उसी रेशियो से आ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो गरीब आ गए, गरीब दोनों जगह बराबर हैं। तो जब आ गए वो, तो वो पार्टी जो वहाँ इलेक्शन चल रहा था, तो वहाँ पर उनको जो है कि भाई हमारे अच्छा खासा 14-15 लाख वोटर्स जो हैं वो सिटीजनशिप से निकल गए, वोटर लिस्ट से निकल गए, और उनकी नाराज़गी में कि हमारे लोग वोटर्स बाकी हमारे और वोटर पर असर पड़ रहा है। तो उसके बाद जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट का प्रोग्राम बना कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट करके उन लोगों को जिनको कि सिटीजनशिप नहीं मिला है, जो NRC में नहीं आए हैं, उनको जो हम फिर ले लेंगे इनडायरेक्टली। पूरा हंगामा यही है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ा कि हम अपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ ऐसे कदम हो जाते हैं कि वो देश के इंटरेस्ट को सामने न रखकर अपनी पार्टीज़ के इंटरेस्ट को उससे आगे रख लेते हैं। जहाँ भी ये रखेंगे वहाँ थोड़ी बहुत जो है उथल पुथल परेशानी होगी। अब मेन परेशानी का वजह यही है। जी, इस पर और भी बात करेंगे आगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे डैडी के स्पेलिंग के नाम में, मेरे डैडी के जी, तो डैडी का नाम जिलानी है, तो डैडी ने JILANI
लिखा था, तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी वैसी है। अच्छा। लेकिन बाद में मेरे हाथ में कलम आया तो मैंने JEENANI किया, मेरा अपने डैडी के नाम पे, मेरा स्पेलिंग बराबर है और मेरा सरनेम नहीं था डेट ऑफ बर्थ में, तो 95 के बाद में सरनेम डैडी ने बोला चालू रखो, फेक रखना, तो मैंने फेक रखना चालू किया। तो मैं गजट बनाऊं कि नहीं बनाऊं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिलानी का आपने जो है, चूंकि ये लफ्ज़ जो है वो हम ये दूसरे लैंग्वेज का है जी, आपने स्पेलिंग इसका बिल्कुल सही कर दिया, जी लानी से जी लानी आपने सही कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो फादर के नाम से है वो आपको डिफ़िकल्टी करेगी। डिफ़िकल्टी इसलिए करेगी कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे स्क्रूटनाइज करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है, अच्छा उसके अलावा आज की डेट में कंप्यूटर का भी एक सिस्टम है कि कंप्यूटर में फलां स्पेलिंग भरेंगे तो वही स्पेलिंग आएगा, फादर का स्पेलिंग देखेंगे या ये स्पेलिंग देखेंगे तो मतलब मैच नहीं करेगा। अगर यह है कि फला फादर है जिलानी, जिनका कि JILAN है, उनके कितने लड़के हैं, अगर इस किस्म से आएगा तो फिर वो जिलानी साहब के लड़के ये जिलानी नहीं आएंगे जो आपने स्पेलिंग लिखा हुआ है जी। तो इसलिए जो है आपसे गुजारिश ये है कि आप फ़ौरन इसको सही कराने की कोशिश करें। सही कराने का एक तरीका है, आपको लोकल एडवोकेट्स बता देंगे कि नाम के स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो तो कैसे सही किया जा सकता है जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक्चुअली मैं गांव में रहता हूं, तो मैंने शहर में मकान बनाया है, तो वो जो जमीन है वो रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा। उसके जो 47 से जो उसके मालिक थे वो पाकिस्तान में चले गए हैं। अच्छा। तो वो जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था उन्हीं से मैंने खरीदा हुआ है। इसके लिए क्या होगा? जी ठीक। देखिए, आपका केस जो है बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि आप खुद कह रहे हैं कि जिसकी ज़मीन थी वो पाकिस्तान चला गया था। इसका मतलब कि उसके पाकिस्तान चले जाने पे जो लोग उसके पोजीशन में थे उनसे आपने पोजीशन खरीद ले लिया। आप पोजीशन जो है आपने किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, आपने जो है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के ज़रिए लेकर और अपने मकान बना लिया, उसमें आप रह रहे हैं। तो पहली बात यह कि जो भी एक सिटीजन पाकिस्तान चला गया या बांग्लादेश चला गया तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है इवेक्यू प्रॉपर्टी हो जाती है और उस पर जो है सरकार का हक हो जाता है जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही बात है जैसा आप कह रहे हैं, जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी, अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं तो फिर ये प्रॉपर्टी इवेक्यू प्रॉपर्टी में आ जाती है। फिर नहीं इसको किसी को बेचने का हक है और नहीं इसमें इसको ट्रांसफ़र करने का हक है, पोजीशनली ट्रांसफ़र क्यों ना हो। तो ये एंगल है आपके इसमें ऐसा कीजिए कि आप वहाँ के लोकल एडवोकेट से लीजिए क्या इस किस्म की कोई मिसाल है कि अगर कोई चला गया, उसकी प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी कोई 25, 30 या 50 साल से रह रहा है तो क्या उसको रहने का हक बन जाता है। रहने का हक अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात होती तो बिल्कुल बन जाता है, वो 12 साल के बाद ही बन जाता है। लेकिन चूंकि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी किस्म का लिमिटेशन नहीं आता है, ख़ासतौर से ऐसी हालत में जबकि उसका असल मालिक पाकिस्तान चला गया है तो फिर वो इवेक्यू प्रॉपर्टी हुई क्यों नहीं। अगर सरकार के पास इवेक्यू प्रॉपर्टी में दर्ज है और उसके बाद अगर आप मकान बना कर रह रहे हैं तो आप एक इल्लीगल जगह पे मकान बना के रह रहे हैं जी। वकील साहब, ये जो NPR को तैयार किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, जो NRI हैं, क्या उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा? देखिए, यही चीज़ है, NPR बेसिस क्यों है? बेसिस ये है NPR NRC का बेसिस इसलिए हो जाता है क्योंकि NPR में तमाम उन लोगों का एक प्रोफाइल तैयार होगा जो कि इस देश में रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ के सिटीजन हो या न हो। अच्छा। इसीलिए उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम किया जा रहा है जिससे कि ये पता चल जाएगा कि वो हिंदुस्तान में बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं या एज ए इंडियन सिटीजन की तरह रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर उसके बाद बाप दादा के बारे में पूछना या 15 से वो 8 कर देना, वो ख़तरनाक है। तो जहाँ तक NPR का मसला है, NPR में हर वो शख्स जो कि हिंदुस्तान का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अगर अंदर रह रहा है तो उसमें सबका प्रोफाइल मांगा जा रहा है जो कि यहाँ पे इस बाउंड्री में रह रहा है, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या न हो, चाहे वो किसी भी दूसरे देश का नागरिक हो, चाहे वो पासपोर्ट के बेसिस पर रह रहा हो या विदाउट पासपोर्ट का रह रहा हो, वो फिजिकली अगर हिंदुस्तान के बाउंड्री में है तो उससे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ हेलो।
जी बताएं क्या सवाल है। भाई सवाल मेरा ये कि मैं 1949 में पैदा हुआ, ठीक, और मेरे पास कोई ऐसा पेपर नहीं, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उससे पहले हमारे ग्रैंडफादर का इंतकाल हुआ, लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं। और किसी जमाने में वो आजमगढ़ के ऑनरेडी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। अच्छा। ये हमारे ग्रैंडफादर, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा ये बताइए। जी देखिए, ये अजीब चीज़ आप बता रहे हैं कि आपके ग्रैंडफादर मजिस्ट्रेट थे और कोई उनके पास ज़मीन के कागजात नहीं थे, या अगर ज़मीन के कागजात भी थे तो वो आपके फादर को वरासत में नहीं मिली थी, जिसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके ज़मीन के किसी कागजात में नाम नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आपके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होगा 49 में, आपने जहाँ से पढ़ा है उसका कोई प्रूफ होगा। इसके अलावा बाकी ये राशन कार्ड और क्या बोलते हैं उसे, ड्राइविंग लाइसेंस या इस किस्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होंगे, वो आपके पास काफ़ी होगा देखने के लिए। तो कम से कम इन सब डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अगर गांव के रहने वाले हो तो कुटुंब रजिस्टर, इन सब चीज़ों को आप जो है मेंटेन कर लीजिए। वो आपको करोबरेट करने में मदद मिलेगी उससे। जी वकील साहब, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उनके पास जो, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, तब बनते नहीं थे। तो अगर कोई बहुत पुराना है और उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आज की डेट में वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो क्या इसके लिए कोई कानूनी रास्ता है या किस तरह से बनवाया जा सकता है? हाँ, उसका बनवाने का तरीका ये होता है कि पहली बात तो ये कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की तरफ से देना पड़ता है। अगर पेरेंट्स नहीं है, आपकी उम्र सपोजली 40-45 हो गई है, आपके पेरेंट्स में दुनिया में नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से एक एफिडेविट देना पड़ता है। उस एफिडेविट में ये लिखना पड़ता है कि आपके माँ बाप फलां थे, ख़ासतौर से माँ फलां थी या फलां जगह आप पैदा हुए थे। तो उस इलाके के जहाँ पर कि आप बता रहे हैं कि आप पैदा हुए थे, तो वहाँ के अगल बगल के 2 लोगों का जो है आपको विटनेस बनाना पड़ता है, और उसके बेसिस पर आप जो है अप्लाई करते हैं कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाए। इसके मुतल्लिक जो है इंक्वायरी होती है, कोर्ट इंक्वायरी कराती है। इंक्वायरी कराने के बाद वो 2 लोगों का जो आपने नाम दिया है उनके बयान होते हैं, उसको होने के बाद आपको जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी बताएं क्या सवाल है? हाँ मैडम, ये CA और NRC, PNR, जी जी, तो ये सब किसके लिए है ये? जी ठीक। देखिए, जो सरकार कह रही है वो तो ये कह रही है कि हर सिटीजन के लिए है, और घर घर जाकर आपको जो है NPR में जो एक प्रोफार्मा बना हुआ है, उस प्रोफार्मा के हिसाब से आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। भरने वाले वो जो आए हैं वो होंगे। बस आप ये लोग ये प्रिकॉशन लीजिएगा कि जब वो भरने के लिए आएँ तो अपने सामने ही उनसे कागज़ पे आप पेन से भरवाइएगा। अक्सर जो है वो ये कह के कि हम पेंसिल से भर ले रहे हैं, स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ हो जाता है, तो इसको फिर सही कर लेंगे। आप जो भी चीज़ NPR के लिए जो भरने के लिए आएँ उनसे आप ये कहिए कि कागज़ से भरें। उसके अलावा आज की डेट में हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, फ़ोटो भी ले लें। जो 2-3 पेज का या 4 पेज का वो जो आपका परफॉर्मा है, भरने के बाद हर पेज का आप जो है उसको फ़ोटो खींच लें। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दें वो सही इंफॉर्मेशन दें, और उसमें जो सरकार कह रही है कि किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स न मांगा जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि बाद में भी आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। इसीलिए जो वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दें वो सही इंफॉर्मेशन दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप क्लियर बता दें कि नहीं है आपके पास, ताकि बाद में जब फिर उसका वेरिफिकेशन आए, क्योंकि आगे ही है जो 2003 में रूल बना हुआ है सिटीजनशिप के तहत, जिसके तहत जो है NPR होगा, तो उसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है कि एक बार जब आपका NPR में नाम आ जाएगा तो फिर दैट विल बी वेरीफाइड एंड स्क्रूटनाइज बाय द लोकल रजिस्ट्रार। अब लोकल रजिस्ट्रार विद द हेल्प ऑफ 2 या 3 अपने कम से कम 2 जो है अपने एम्प्लॉइज से, या ये कह लीजिए कि और दूसरे लोगों से मदद लेकर जो है उसको फिल करेगा। उस फिल करने का अहम चीज़ यही है कि आप भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि अपनी चीज़ों को अपने आँख के सामने कराइए। कोई कहे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई कहे कि मैं पेंसिल से भर ले रहा हूँ, तो नहीं,
जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए सही इंफॉर्मेशन दीजिए और अपने सामने कंप्लीट उसको फिल कराइए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अगल बगल किसी पढ़े लिखे आदमी से, अपने पड़ोसी से आप मदद लीजिए, बगैर किसी हिचक के उनसे गुजारिश कीजिए ताकि वो आपका गाइड करें। और जब भी एक बार आप फॉर्म भर जाए तो उसका एक फोटो चेक करके या फोटो ज़रूर जो है अपने मोबाइल से या पड़ोसी के मोबाइल से उसका फोटो ज़रूर करवा लें ताकि आपके पास एक सबूत रहे कि आपने ये भरा था। बिल्कुल, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उससे आप बचें। वकील साहब, जैसे अब अगर NPR हो जाता है और ये रजिस्टर तैयार हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि इससे NRC की लिस्ट तैयार की जा सकती है? जो यहाँ के यूजुअल रेजिडेंट हैं और सिटीजन्स हैं उनको बहुत आसानी से एक क्लिक के ज़रिए अलग किया जा सकता है। देखिए, मैं इस बात को बार बार कहूँगा और कह रहा हूँ कि ये NPR को NCR से या NRC से अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ। ये दोनों, क्योंकि जो 2003 का जो रूल्स है उस रूल्स 3 और 4 को आप पढ़िए, क्लियर लिखा हुआ है कि ये पहला स्टेप है कि लोगों के रेसिडेंस जो भी हिंदुस्तान में रिजाइड कर रहा है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, उसका जो है एक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। फिर दूसरा स्टेप जो आता है इसी में, फिर रूल 4 क्लास 3 जो आता है उसमें क्लियर ये है कि इसको बेस बनाकर फिर उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। अब वहीं पर जो है जो आसाम में जो प्ले किया गया कि वहीं पे एक छोटा सा ऑफिसर उसके आगे D लिख देता था, मतलब कि डाउटफुल सिटीजन। जब डाउटफुल सिटीजन हो जाता है तो फिर जो है आपको एक वही लोकल रजिस्ट्रार जो है उसके ऑफिस से एक नोटिस आएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, और यहीं से तमाम परेशानियां जो है शुरू हो जाती हैं। जी, तो यानी कि जो ये NPR है अगर ये तैयार हो जाता है तो इससे NRC की लिस्ट बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन तमाम परेशानियां वही है, इसमें दो राय नहीं है कि आसानी से बनाई जाएगी, बल्कि तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो कि NRC में पहले मांग रहे थे वो इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी 8 और जो है हेड के तहत जो है उसको इसमें मांग लिया गया है। तो नाम चाहे उसको NPR कहें, थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, लेकिन हाँ, नाम ही आपको जो दस्तावेज देने हैं वो वही देने हैं, वही बताना है। यस। तो ये सिर्फ नाम उसका कुछ भी रख लीजिए, बताया ना, चाहे जेल रख लीजिए या डिटेंशन सेंटर रख लीजिए या कन्फाइनमेंट सेंटर रख लीजिए, नाम से कुछ नहीं होता है। सवाल ये होता है कि ये देखा आता है कि कानून अच्छा, कोई आकर कोई भी लीडर ये बात कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसकी बातों से एक बड़ा लीडर कह रहा है, देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अगर, तो वो एक एश्योरेंस तो हो सकता है, लेकिन वो ला नहीं हुआ। वो एक उसकी तरफ से आपको कहते हैं ना कि संतावना देना तो हो गया, लेकिन वो कानून नहीं हुआ। कानून वही हुआ होगा जो कि ऑलरेडी जो है पार्लियामेंट में पास हो चुका है, या कानून वही हुआ जो कि रूल्स बन चुका है 2003 में सिटीजनशिप का, तो वही प्रिवेल करेगा। इसलिए एश्योरेंस सिर्फ काम, मतलब इससे काम नहीं होगा जब तक कि उसको जो है पार्लियामेंट ही के थ्रू जो है फिर री अमेंडमेंट या उसका डिलीट न किया जाए। तो इसलिए अभी तक जो है NPR और NCR इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आप ये कह लीजिए कि चोली दामन का दोनों में ये है रिश्ता है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।